कल हमने जो पढ़ाई की थी वो की थी टेक्निकल एनालिसिस की। तो एक बार फटाफट कर लेते हैं पहले इसका रिवीजन में हमने सबसे पहले इसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ा। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, हमने एक मार्केट का एग्जांपल देखा था। इसके अलावा फिर हमने देखा कि ट्रेड किस मौके से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, सौदे क्या होते हैं, हर सौदे के होने की कमाई क्या होती है, होल्डिंग पीरियड, रिस्क क्या होता है। ये सब कुछ समझने के बाद में फिर हमारे टेक्निकल एनालिसिस के परिचय पे, जिसमें हमने इसमें देखा कि अलग अलग एसेट्स क्या होते हैं, जिसमें कि हमने एक कैंडल के ओपन, हाई, लो और क्लोज के बारे में समझा था। इसके बाद में हमने इसकी अवधारणाएं समझी कि बाज़ार हर ज़रूरी चीज़ को कीमत में शामिल कर लेता है। इसमें क्यों से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कीमत में एक चलन दिखता है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसके बारे में हमने 2-3-4 जगह देखा था। इसके अलावा ट्रेड की हमने समरी देखी थी। हमने पहली बार को एक चार्ट को देखा। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, हमने कीमतों के बारे में देखा, हाई लो के बारे में समझा और इसके बाद में हमने आगे चल के अभ्यास स्थान में चार्ट के परिचय को देखा, जिसमें कि हमको 3 तरीके के चार्ट समझ में आए। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसी पर सारी की सारी ट्रेडिंग होती हैं और इसी में फिर हमने नीचे चल के थोड़ा सा अपर लो हाई इन सबको भी समझा था। जैसे ये एक चार्ट को दिखाया गया था। इसके बाद में फिर हम आगे चल के जापानी कैंडल स्टिक के इतिहास को हमने समझा कि ये काफ़ी पुराना इतिहास है इसका, 18वीं शताब्दी से होकर आ रहा है और इसको 1980 में सबसे पहली बार एक बड़े पैमाने पर जाना जाने लगा। इसकी संरचना के बारे में समझा गया कि इसमें अपर और लोअर में शैडो होता है और बीच में इसकी बॉडी होती है। इसके अलावा फिर हमने ये समझा कि 2 तरीके के कैंडल होते हैं, एक बेरिश होता है और एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। जैसे ये लाल वाला बेरिश है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने करके देखे थे, फिर हमने देखा। फिर हमने टाइम फ्रेम के बारे में समझा कि कोई भी चार्ट हम मंथली, वीकली, डे और फिर इसके बाद में आवरली और मिनट बेस पे देखते हैं। उसी में हमने नंबर ऑफ़ कैंडल्स कितने कितने बनते हैं, महीने में, हफ्ते में, दिन में और अलग अलग टाइम फ्रेम में दिन के बीच में। इसके अलावा फिर हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी थी। फिर हम चले आए थे कैंडल स्टिक को समझने में, जिसमें कि हमने सबसे पहले कैंडल के इतिहास को समझा था और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये एक एग्जांपल भी हमने देखा था और इसके बाद में हमने इसके पैटर्न और उससे जुड़ी उम्मीदों के बारे में देखा था। जैसे जिसमें हमने मारुबुजू को समझा, डोजू को और स्पिनिंग टॉप और पेपर अम्ब्रेला, इसके बाद में शूटिंग स्टार। तो इसमें हम सबसे पहले, इसके अलावा और भी है पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो इसमें हमने सबसे पहले ये समझा था कि ये सब पैटर्न होते कैसे कैसे हैं, क्या दिखते हैं। इसकी शुरुआत हमने की थी सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक भाग में, जिसमें कि सबसे पहला था हमारा मारुबुजू। तो ये कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स के बाद में सबसे पहले आया था मारुबुजू। मारुबुजू कैंडल में हाई और क्लोज या ओपन और लो सेम होता है, इसमें कोई भी शैडो नहीं बनता है, उसी को हम कहते हैं मारुबुजू। मारुबुजू जो एक नियम बताया गया है उसमें तीसरा वाला नियम इस पर कभी कभी लागू नहीं होता है, उसी के इन्होंने एग्जांपल दिए थे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर था कि ये बना, इसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा ऊपर की तरफ और इसी प्रकार से नीचे एक और दिया गया था कि ये भी एक मारुबुजू था और से यहाँ से ट्रेंड पकड़ा था। फिर इसके बाद में एक इन्होंने यहाँ पर दिखाया था, ये था। और इसके बाद में फिर बात की गई थी बुलिश मारुबुजू में स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस ये बताया गया था कि जो भी मारुबुजू होता है अगर वो बुलिश को बताता है, जैसे यहाँ पर ये मारुबुजू था, इसने यहाँ पर अगर बुलिश को बताया तो बुलिश का मतलब होता है जो भी मारुबुजू का हाई है वहाँ से हम एंट्री लेते हैं और जो भी मारुबुजू का लो होता है वो हमारा एसएल बन जाता है। इसके अलावा फिर मारुबुजू में बेरिश को बताया गया था कि बेरिश अगर बनता है, एक चीज़ इन चार्टों में मेन थी कि ये पैटर्न तब काम करते हैं जब, जैसे मान लो अगर हम बेरिश की बात करते हैं, बेरिश मारुबुजू, उसका मतलब हुआ कि मार्केट चढ़ रहा था, इसके बाद में एक मारुबुजू बना। कलर क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मारुबुजू बन गया। अब मारुबुजू बना है, इसका मतलब या तो ये लो के नीचे जाएगा या फिर ऊपर और जा सकता है।
लेकिन अब जैसे यहाँ पे अगर मारुबुजू बना तो हो सकता है ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट लो पे जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसका जो टॉप है वो ऐसा लग जाता है। ये क्या हुआ, कुछ तो टच हुआ था। हमारा मारुबुजू कहाँ गया, ये है मारुबुजू, ये थे, यहाँ थे। तो जो भी टॉप होगा वो हमारा एसल हो जाएगा और जो भी लो होगा वहाँ से हम एंट्री मार लेंगे। इसी केस में बेरिस वाला था, बेरिस की हम बात कर रहे थे। बेरिस में जो भी इसका लो हुआ यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे और जो भी इसका हाई होगा वो हमारा एसल बन जाएगा। इसी तरीके से फिर हमने बात की ट्रेड टाइप की और इसके बाद में हमने ये सब कुछ समझा। फिर हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भाग 2 में स्पिनिंग टॉप को समझा था। स्पिनिंग टॉप जो है ये दिखते एक जैसे हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा होता है। इसका मतलब ये समझा था हमने कि दोनों ही तरफ से इस पर दबाव बहुत बराबर है। अगर ये किसी ऐसी जगह बनता है जहाँ से मार्केट चढ़ना या गिरना शुरू हो सकता है तो इसका अपना बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं महत्व है। जैसे अभी इन्होंने बताया है छोटी रियल बॉडी हो जाती है, अपर साइडो और लोअर साइडो, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अगर मंदी में स्पिनिंग टॉप बनता है तो इसका मतलब कि बाज़ार में और बिकवाली आएगी, और अगर ये चढ़ते में बनता है तो मतलब और ऊपर जाएगा। जैसे ये यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना था और ये स्पिनिंग टॉप बाकायदे बने थे तो इनसे दबाव था। दबाव के बाद में देखिए यहाँ से मार्केट धर 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 गया। कभी कभी मार्केट अपने आप को कुछ ना कुछ टेस्ट भी करता है। जैसे यहाँ पर टेस्ट हुआ, पहले थोड़ा नीचे गया फिर इसके बाद में ऊपर गया। वैसे ही ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये बना और ये मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद में थोड़ा और गिर गया। इसका मतलब जब ये इसको हम समझ सकते हैं स्पिनिंग टॉप को एक रेंज बाउंड बना लेता है। रेंज बाउंड बनाने के बाद में मार्केट है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिपेंड करता है कैसे में। तेज़ी में स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि अगर मार्केट तेज़ी में था यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये तो कुछ एकदम सीधी स्पष्ट चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में बात आती है दोजी की। दोजी जो है ये कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कि दोनों ही तरफ, मेनली अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ मतलब इसमें दोनों ही तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे हम वो लो की बात करें चाहे हाई की बात करें। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना होता है कि ये बढ़ते में या गिरते में कहीं ना कहीं अगर इस श्रृंखला में बन रहा है, इसका मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें जैसे इसमें, तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड बना है और इसके बाद में देखिए इसने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लिया और इसके बाद में ये ऊपर चला गया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक रेंज बाउंड बना और इसके बाद में ये यहाँ से सीधे नीचे आ गया और पहले ये चढ़ रहा था। तो ये सारी कहानी थी। और इसके बाद में फिर हमने भाग 3 में पढ़ा था कि पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला ये 2 होते हैं, इनका भी अपना महत्व है, इम्पॉर्टेंट है। इनको हम जानते हैं, पहला वाले का नाम था, अच्छा पेपर अम्ब्रेला हो गया। यहाँ पर हमने कहा हैमर। हैमर जो है वो ये है। ये अगर कहीं बन रहा है, इसके कलर से मतलब नहीं पड़ता है। ये अगर मार्केट गिर रहा था और बन रहा है मतलब कि करेक्शन करेगा। मार्केट अगर गिर रहा था ये बन रहा है तो मतलब कि करेक्शन करेगा, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। सेम टू सेम ऊपर अगर बना है तो नीचे के लिए एक होगा। जैसे यहाँ पर ये इसने बनाया, मार्केट ने ऊपरी दिखा दी, तेज़ी दिखा दी मतलब। वैसे ही इसने यहाँ पे बनाया, भले मार्केट गिर रहा था, इसने धड़ 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 और गिरा दिया। उसी तरीके से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे बना, मार्केट और गिरा। यहाँ पे बना एक बड़ा सा और इसने यहाँ पे रेंज पकड़ लिया। तो होने को हो सकता है, चांसेस 50-50 रहते हैं
कभी कभी 50 से ज़्यादा रहते हैं और कभी कभी 50 से कम रहते हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे अभी यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे बना और अचानक से नेक्स्ट कैंडल गैप अप में हो गया ओपन। इसी तरीके से हम हैंगिंग मैन की बात करें। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब नीचे की तरफ बनता है तो इसको हम हैमर कहते हैं, और जब ऊपर की तरफ बनता है तो इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। मतलब लटकता हुआ आदमी एक तरीके से समझ लीजिए, इसका मतलब हो जाता है। जैसे यहाँ पे बना तो ये नीचे जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जैसे जब कोई भी कैंडल नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको हम हैमर कहते हैं, और कोई भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ बन रहा है इससे तो इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से समझा जाए तो यही सी कहानी यहाँ पर थी। एक यहाँ पर भी दिखाया गया है हैंगिंग मैन, ये छोटा सा जो बना हुआ है। इसी तरीके से फिर हम और अगर नीचे जाएं तो यहाँ पर पेपर अम्ब्रेला के साथ में मेरा अनुभव के बारे में बताया गया है। जैसे शूटिंग स्टार के बारे में बताया गया है। शूटिंग स्टार, ये रहा शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में अंतर बस इतना है, हैंगिंग मैन ये होता है और शूटिंग स्टार ऊपर ही बनता है, लेकिन इस तरीके से बनता है। ऐसे ही इसका हो सकता है। हाँ, एक और देखो, ये भी ऐसे बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं शूटिंग। ये हमेशा ऊपर ही बनेगा, ठीक। ये शूटिंग स्टार, जैसे गिरता हुआ तारा होता है ना, कह रहे हैं ये तारा गिर रहा है, तो इसीलिए इसको हमेशा हम ऊपर की तरफ ही देखते हैं, ठीक। ये शूटिंग स्टार। इसके बाद में हमने पढ़ा था मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब एक से ज़्यादा पैटर्न पढ़ा नहीं था, यहाँ से हम पढ़ाई शुरू करने वाले थे। तो अभी तक हमने जितने भी देखे थे वो सारे के सारे सिंगल कैंडल थे। उन सिंगल पैटर्न से जो पैटर्न बनता है उसी को हम समझ के बाई एस एल के लिए डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं इंगल्फिंग पैटर्न की। इंगल्फिंग का मतलब ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसके अंदर कई तरीके के हम पैटर्न देखेंगे, यही पैटर्न हमको आगे का रास्ता दिखाएंगे। एक तरीके से समझ लो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारथी का काम किया था, उसी तरीके से ये जो कैंडल है ये हमको आगे का रास्ता दिखाएंगे। और मेरे दोनों बोतल में पानी ख़त्म है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बात करते हैं इंगल्फिंग पैटर्न की। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ट्रेंड को केवल एक कैंडलस्टिक की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर वह अपने एक ट्रेंडिंग के मौके ढूंढ सके। लेकिन मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेडर को अपने मौके तलाशने के लिए कभी कभी 2 या 3 कैंडलस्टिक को भी पहचानना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर को मौके तलाशने के लिए 2 या 3 ट्रेंडिंग सेशन यानी 2 या 3 दिनों की ट्रेडिंग के पैटर्न को देखना पड़ता है। सबसे पहला मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम देखेंगे वो है इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न को बनने में कम से कम 2 सेशन लगते हैं। इसमें पहले दिन आप एक छोटा कैंडलस्टिक देखेंगे और दूसरे दिन एक लंबा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। और ऐसा लगता है कि दूसरे दिन के कैंडलस्टिक ने पहले दिन के कैंडलस्टिक को ढका या घेरा हुआ है, यानी इंगल्फ किया हुआ है। अगर इंगल्फिंग पैटर्न किसी ट्रेंड के नीचे की तरफ बनता है तो उसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, और अगर इंगल्फिंग पैटर्न किसी ट्रेंड के ऊपर की तरफ बनता है तो इसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को अगर हम समझें तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल वाला पैटर्न है जो किसी ट्रेंड के नीचे की तरफ बनता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बुलिश यानी तेज़ी वाला पैटर्न है, और इसमें ट्रेंड को खरीदने का ट्रेडर को खरीदने का खरीद कर चलना चाहिए। नीचे के चार्ट में 2 दिनों वाले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को घेर कर दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले का ट्रेंड नीचे की तरफ का होना चाहिए
और पहले दिन का पैटर्न लाल कैंडल वाला होना चाहिए। इससे पता चलता है कि बाज़ार में मंदी का मूड है। और दूसरे दिन का कैंडल नीला कैंडल होना चाहिए, जो कि लाल कैंडल को पूरी तरीके से ढक सके या इंगल्फ कर सके। तो ये रहा इंगल्फिंग। अब इसमें जैसे बताया गया है कि मंदी का दौर चल रहा था और नीचे इंगल्फिंग बना, पहला लाल और दूसरा नीला बना, और नीला वाला जो बना वो बड़ा बना। अगर ये पैटर्न बन गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और हम खरीद सकते हैं। रेशियो मार्केट के ऊपर जाने के काफ़ी हद तक बन जाते हैं। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के पीछे की सोच ये है कि बाज़ार मंदी में है और कीमतें धीरे धीरे नीचे जा रही हैं। पैटर्न के पहले दिन बाज़ार नीचे खुलता है और एक नया लो बनाता है, इससे लाल रंग का कैंडल बनता है। इसके बाद में पैटर्न के दूसरे दिन स्टॉक पहले दिन की क्लोजिंग कीमत के करीब खुलता है और एक नया लो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस लो पर खरीद आ जाती है, जो कि कीमत को पिछले दिन के ओपन से ऊपर ले जाकर बंद करती है। इसकी वजह से एक नीला कैंडल बन जाता है। तो दूसरे दिन की कीमत में आया बदलाव यह भी बताता है कि बुलिश बाज़ार में मजबूती के साथ आ गए हैं। उन्होंने कीमत ऊपर ले जाने और मंदी के ट्रेंड को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की है और वो कीमत ऊपर ले जाने में सफल भी हुए हैं। इस वजह से नीला कैंडल लंबा बन जाता है। बायर्स को यह उम्मीद नहीं थी कि बुल्स इस तरीके का कोई काम करेंगे और इसीलिए बुल्स के एक्शन से बेयर्स थोड़े से घबरा जाते हैं। तेजी का ये नया माहौल अगले कुछ दिनों के ट्रेडिंग तक जारी रहने की उम्मीद होती है, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जाने की गुंजाइश दिखती है। ऐसे में ट्रेडर्स को बाज़ार में खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में ट्रेड सेटअप यानी सौदा ऐसे बनाएं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न 2 दिनों में बनता है। खरीद के लिए सुझाई गई कीमतें ब्लू यानी नीली कैंडल की क्लोज कीमत के बराबर होंगी। रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर अपना ट्रेड दूसरे दिन यानी P2 को शुरू कर सकता है, जब उसे दिख जाए कि P2 का कैंडल P1 के कैंडल को इंगल्फ कर रहा है यानी ढक रहा है। रिस्क से बचने वाले ट्रेडर अपना ट्रेड अगले दिन यानी P2 के एक दिन बाद शुरू करेगा, जब उसे दिख जाएगा कि वह दिन भी एक नीले रंग के कैंडल वाला दिन है। अगर P2 के बाद वाला दिन लाल रंग के कैंडल का दिन होता है तो रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अपना ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि वह कैंडल स्टिक के नियम नंबर 1 मतलब मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो का पालन करेगा। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि मल्टीपल कैंडल स्टिक वाले पैटर्न जो 2 या उससे ज़्यादा दिनों में बनते हैं, उनमें रिस्क टेकन यानी रिस्क लेने वाला बनना ज़्यादा फायदेमंद होता है, रिस्क से बचना वाला नहीं। मतलब कि रिस्क टेकर यानी रिस्क लेने वाला बनना ज़्यादा फायदेमंद होता है, रिस्क से बचने वाला नहीं। सौदे का स्टॉप लॉस वही होगा जो P1 और P2 दोनों का सबसे लो होगा। यहाँ पर याद रखिए कि आपको अपना ट्रेड यानी सौदा टारगेट या स्टॉप लॉस के आने तक बनाए रखना है। वैसे फ़ायदा बढ़ाने के लिए कभी कभी स्टॉप लॉस को ट्रिल करना पड़ सकता है। नीचे DLF के चार्ट को देखिए, जहां बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को घेर कर दिखाया गया है। अभी मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश इंगल्फिंग बना और मार्केट ने करेक्शन किया बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि पहला कैंडल जो था वो और दूसरा कैंडल जो था उसका पहले वाले का ओपन 163 था, दूसरे का 159 था, इसका हाई 168 गया है और इसका 170, और लो इसने जो किया था 158 किया था और इसने 159, मतलब एकदम करीब करीब लो था दोनों का ही। और जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग इसकी यहाँ कहीं हुई थी और जो इसकी क्लोजिंग हुई वो यहाँ कहीं हुई। तो रिस्क लेने वाला ट्रेडर P2 के दिन 169 पर खरीदेगा, लेकिन ऐसा करने के पहले वो देखेगा कि इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। इसको जांचने के लिए उसे देखना होगा कि 2 शर्तें पूरी हों, मतलब कि P2 के दिन शाम 3:20 पर मजबूत कीमत पहले दिन को ओपन कीमत से ऊंची होनी चाहिए और दूसरे दिन ओपन पिछले दिन के क्लोज के बराबर या उससे नीचे होना चाहिए।
रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अपना ट्रेड P2 के दिन के बाद शुरू करेगा जब उसे दिख जाएगा कि वो भी एक नीले रंग के कैंडल वाला दिन है। इसका मतलब ये है कि अगर P1 सोमवार को है तो रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अपना सौदा बुधवार को 3:20 पर शुरू करेगा। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप सौदा P2 को यानी पैटर्न बनने के पूरा होने वाले दिन ही शुरू करें। सौदे का स्टॉप लॉस P1 और P2 के बीच का सबसे नीचे लो होगा। जैसे उस उदाहरण में सबसे नीचे लो P1 का 158.5 पर है। इस उदाहरण में रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले दोनों तरह के ट्रेडर को फ़ायदा होगा। एक उदाहरण देखते हैं कि बहुत अच्छे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का, जो कि सिप्ला लिमिटेड के चार्ट पर बनता है। रिस्क से बचने वाले की कोशिश करने वाला मतलब रिस्क से बचने की कोशिश करने वाला ट्रेडर इस अच्छे मौके को पूरी तरह गंवा देता है। जैसे यहाँ पर ये बना, अब यहाँ पे क्योंकि एक रेड बन गया, उसने यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ने थामे रहा और उसको एक बहुत ही अच्छा मौका मिला यहाँ पर। इसी बात को ये बता रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार संदेह बनता है कि कैंडल को सिर्फ रियल बॉडी को पूरी तरीके से इंगल्फ करना या ढकना चाहिए, या फिर रियल बॉडी के साथ साथ लोअर और अपर शैडो भी ढकना चाहिए। मेरी निजी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर कैंडल से रियल बॉडी एंगल्फ हो गया है तो यह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। हाँ, ये सच है कि कैंडल से कैंडलस्टिक की किताबी परिभाषा मानने वाले मेरी इस राय से सहमत नहीं होंगे और आपत्ति भी करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे अपनी कुशलता को बढ़ाते जाते हैं और किस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर अच्छा ट्रेंड कर पाते हैं। अपने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं नीचे दिखाए गए चार्ट को भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मान लूँगा। हालांकि यहाँ पर शैडो पूरी तरीके से इंगल्फ या ढका नहीं हो, जैसे कि ये। अब ये जो है ये एक हैमर है और इन दोनों की अगर लंबाई को देखें तो हो सकता है कि इसकी लंबाई इससे छोटी थी और इसी को मान के इन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। हालांकि ये पैटर्न भी जब बनता है तो एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। इसी तरीके से हम माने बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को, तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडलस्टिक वाला एक ऐसा पैटर्न है जो किसी ट्रेंड के ऊपर की तरफ बनता है, जिसकी वजह से इसे बेरिश माना जाता है। इसके पीछे की सोच एकदम वैसी ही होती है जैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की होती है। अंतर सिर्फ एक होता है कि इसे शॉर्ट करने के मौके के तौर पर देखा जाता है। नीचे दिखाए गए चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कैंडल एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं। ये कि मार्केट चल रहा था और इसने यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनाया। बेरिश इंगल्फिंग में नीला कैंडल छोटा होगा और लाल वाला बड़ा होगा, यही अंतर होता है। मार्केट ने यहाँ पे नीचे किया तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि शुरुआत में बाजार पूरी तरीके से बुल्स के कब्जे में था और वह कीमतों को ऊपर ले जा रहे थे। जैसे ही उम्मीद थी बाजार ऊपर जा रहा है और एक नया हाई बनेगा, जिससे ये तय होगा कि बाजार में तेज़ी का रुख है, और अचानक दूसरे दिन को बाजार उम्मीद के मुताबिक ही ऊपर खुलेगा और एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस हाई पर बाजार में बिकवाली आ गई और बिक्री के इस दबाव से कीमतें नीचे आने लगी। अचानक आई बिकवाली से बुल्स का असर कुछ कम हो जाएगा। बिकवाल यानी बेचने वाले कीमतों को नीचे धकेलेंगे और इतना नीचे ले जाएंगे कि स्टॉक अपने पिछले दिन के ओपन से नीचे बंद होगा। इससे बुल्स में थोड़ी सी घबराहट आ जाएगी। P2 को अचानक आई तेजी बिकवाली से पता चल जाता है कि बेयर्स ने बाजार पर से बुल्स का कब्जा तोड़ दिया है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बाजार में अगले कुछ दिनों तक बिकवाली का दबाव बना रहेगा। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इंडेक्स या स्टॉक पर शॉर्ट किया जाए, जिससे कीमत की गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सके। अब सौदे इस तरह से होंगे कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको शॉर्ट करने की सलाह देगा। रिस्क लेने वाले ट्रेडर उसी दिन ट्रेड शुरू कर देगा। बस उसे दो चीज़ें देखनी होंगी कि P2 का ओपन P1 के क्लोज से ऊपर होना चाहिए और P2 के दिन
3-20 मिनट पर बाजार में कीमत P1 की ओपन कीमत से नीचे होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि यह बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और इस सौदे में आगे बढ़ा जा सकता है। रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अपना सौदा P2 के एक दिन बाद करेगा, जब उसे यह दिखेगा कि वो दिन भी एक लाल रंग के कैंडल वाला दिन है। तो क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न 2 दिन में बनने वाला पैटर्न है, इसलिए बेहतर यही है कि आप रिस्क लेने वाले बने, और लेकिन ये फैसला आपको खुद करना होगा। अब आप नीचे अंबुजा सीमेंट के चार्ट पर नज़र डालें। इसमें 2 बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने हैं। पहला पैटर्न बाईं तरफ से जिसको घेरा गया है, और यह पैटर्न रिस्क लेने वाले के लिए काम नहीं कर रहा है, और रिस्क से बचने वाले तो यह सौदा करेगा ही नहीं। दूसरा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो दाहिनी तरफ है, वो दोनों तरीके के ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे कि यहाँ पर ये बना, इसके हमने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन दूसरे दिन ये हल्का सा नीचे जाकर ऊपर जाने लगा। तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब ये 1 2 3 बनाया तो हम यहाँ कहीं पे निकल गए। उसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना, हमने यहाँ पे परचेज कर लिया और मार्केट ने हमको यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाते हैं, और इसके आधार पर शॉर्ट का ट्रेड ऐसे बनेगा कि रिस्क लेने वाला जो है उसी दिन 3:20 पर जैसे उसको एंगल्फिंग लगेगा, वो इस कीमत पर अपना क्या कहते हैं ट्रेड ले लेगा, और वो आराम से पैटर्न बनने देगा। और रिस्क से बचने वाला P2 के भी एक दिन बाद में अपना ट्रेड लेगा और उसको मुनाफा कम होगा। लेकिन एक बात है कि दोनों सौदे में स्टॉप लॉस P1 और P2 का उच्चतर स्तर होगा, जो इस मामले में 221 पर है, जिसको उसने छुआ तक नहीं। लेकिन रिस्क से बचने वाले को इसमें फ़ायदा थोड़ा कम होगा। दोजी की मौजूदगी, दोजी है उसकी मौजूदगी की बात करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि नीचे दिए गए चार्ट जैसे चार्ट बहुत फ़ायदा दिलाते हैं। ऐसे ट्रेड या सौदे को नहीं छोड़ना चाहिए। चार्ट पर एक नज़र डालें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। ऊपर की तरफ की तेज़ी जिसको हाईलाइट किया गया है, ऊपर की ओर यानी रैली के ऊपर सिरे पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, P2 के बाद के एक दिन एक दोजी का बनना, ये चार्ट में एक दोजी बनने का क्या असर होगा। जैसे ये कि ये एक बुलिश मार्केट था, यहाँ पे दोजी बनी, और दोजी बनने के बाद में यहाँ पर एक क्या कहते हैं एक एंगल्फिंग बनी, और इसके बाद में एक दोजी बनी। तो दोजी बनने से होगा ये कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है, और वही यहाँ पर हुआ। चलिए इनके शब्दों में समझते हैं। आइए इस चार्ट की घटना को एक एक करके देखते हैं। चार्ट में लंबे समय की तेज़ी बताती है कि बाजार बुल्स के नियंत्रण में था, और P1 को एक नीला कैंडल बनता है जो बताता है कि बुलिश नियंत्रण में है। लेकिन P2 को बाजार ऊपर खुलते हैं और एक नई ऊंचाई पर जाते हैं, जिससे ये फिर साबित होता है कि बुल्स नियंत्रण में है। हालांकि हाई पर बेचने का दबाव बनने लगता है, और ये दबाव इतना हो जाता है कि कीमतें P1 की ओपन कीमतों के नीचे बंद हो जाती हैं। फिर P2 को ट्रेडिंग में इस उठापटक से बुल्स को थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन अभी तक उनका भरोसा टूटा नहीं है। तीसरे दिन पर हम इसे P3 कहते हैं। हालांकि शुरुआत कमज़ोर होती है, लेकिन ये P2 के क्लोज की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन बुल्स के लिए ये हालात सुकून देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बाजार मजबूत होगा। लेकिन P3 के दौरान बाजार ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दोजी के अपर साइडों, और हालांकि ऊपर टिकते नहीं हैं, यहाँ तक कि लो भी नहीं टिकते, और अंततः दिन एक दोजी के साथ फ्लैट बंद होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोजी बाजार में अनिर्णय का संकेत देता है। अब P2 को बुल्स घबराए और P3 को बुल्स अनिश्चित थे। अनिश्चितता के साथ डर तबाही का सही नुस्खा है, जो दोजी के बाद लंबे लाल कैंडल से दिखता है। अब ट्रेडिंग के अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी कोई दोजी एक जाने पहचाने कैंडलस्टिक पैटर्न का अनुसरण करता है, तो वो एक अवसर बड़ा होता है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान चार्ट एनालिसिस के तरीके की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा।
इस चार्ट में ध्यान दें, हमने सिर्फ P1 और P2 पर क्या हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे आगे देखने की कोशिश की है कि और इसके लिए दो अलग अलग पैटर्नों को मिला दिया और पूरी बाजार पर एक नज़रिया बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद में पेयरिंग पैटर्न्स। पेयरिंग पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दोनों एक समान हैं। इसमें सिर्फ एक बहुत ही मामूली अंतर है कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में P2 का नीला कैंडल P1 के लाल कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेता है, जबकि एक पेयरिंग पैटर्न में P2 का नीला कैंडल P1 के लाल कैंडल को सिर्फ आंशिक रूप से ही ढकता है। हाँ, ये ढकना 50% से अधिक और 100% से कम होना चाहिए। आप इसे देख भी सकते हैं और इसकी गणना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि P1 की रेंज ओपन क्लोज 12 है तो P2 की रेंज कम से कम 6 या अधिक होनी चाहिए, लेकिन 12 से नीचे। अब जैसे कि ये है तो इन्होंने क्या कहा कि जो P1 है, अगर ओपन और क्लोज इसका 12 है, मतलब ओपन और क्लोज 12 है, तो P2 की रेंज कम से कम 6 या अधिक होनी चाहिए, लेकिन 12 से नीचे होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ये शर्त पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा सब कुछ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जैसा ही होता है, यहाँ तक कि सौदा भी। यहाँ एक रिस्क लेने वाला P2 की क्लोज कीमत के आसपास अपना ट्रेड शुरू करेगा और रिस्क से बचने वाला P2 के बाद एक नीले कैंडल देखने के बाद ही अपना ट्रेड करेगा और स्टॉप लॉस होगा इस पैटर्न का लो, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ P2 का नीला कैंडल P1 के लाल कैंडल को 50% से कुछ कम ढकता है, इसलिए हम इसे एक पेयरिंग पैटर्न नहीं मानते। इसके बाद में हम बात करते हैं डार्क क्लाउड कवर की। डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न वैसे तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के समान है, लेकिन एक अंतर है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में P2 का लाल कैंडल ने पूरी तरह से P1 के नीले कैंडल को ढका हुआ है, जबकि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में P2 की लाल कैंडल P1 के नीले कैंडल से लगभग 50 से 100% तक ही होता है। और ट्रेड सेटअप यानी सौदा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में होता है। डार्क क्लाउड कवर को बेरिशिंग पैटर्न का उल्टा माना जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने एक पैटर्न बनाया है और साथ में इसमें एक दोजी सा भी बना है। ठीक है, ट्रेड या सौदे चुनने का एक दृष्टिकोण। आमतौर पर एक ही सेक्टर के शेयरों में एक जैसी मूवमेंट यानी एक जैसी चाल होती है। उदाहरण के लिए TCS और इन्फोसिस या ICICI बैंक या HDFC बैंक के बारे में सोचें, उनकी कीमत में बदलाव एक जैसा ही होता है, क्योंकि ये कंपनियां कमोबेश समान आकार की हैं, समान व्यवसाय में हैं और वो सब बाहरी कारण जो उनके धंधे को प्रभावित करते हैं वो भी एक समान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके स्टॉक की कीमत हर कदम पर मेल खाएगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं बैंकिंग क्षेत्र में कोई बुरी खबर है तो बैंकिंग शेयर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर ICICI बैंक के शेयर की कीमत 2% गिरावट आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि HDFC बैंक के शेयर की कीमत भी 2% की गिर जाए। संभवतः HDFC बैंक के शेयर की कीमत 1.5 या 2.5 की गिरावट हो सकती है। इसीलिए दो स्टॉक एक ही समय में दो अलग लेकिन कुछ हद तक समान कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर बन सकता है। ये दोनों जाने पहचाने कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन अगर मुझे अपने ट्रेड के लिए इन दोनों पैटर्न के बीच में चयन करना हो तो मैं डार्क क्लाउड कवर के बजाय बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न पर अपना पैसा लगाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में मंदी अधिक स्पष्ट तरीके से दिखती है। वो इसलिए क्योंकि यह पिछले दिन के पूरे कैंडल को ढकता है। इसी तरह मैं एक बेरिशिंग पैटर्न के मुकाबले एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का चयन करूंगा। हालांकि मेरे चयन के इस पैमाने का एक अपवाद है। इस मॉड्यूल में आगे चल के मैं 6 पॉइंट ट्रेडिंग चेकलिस्ट पेश करूंगा। एक ट्रेड को इस चेकलिस्ट पर कम से कम 3 से 4 बिंदुओं को पूरा करना चाहिए, तभी वह एक अच्छा ट्रेंड माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मान लें ऐसी स्थिति है जहां ICICI बैंक का स्टॉक एक पेयरिंग पैटर्न बनाता है और HDFC बैंक स्टॉक एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है। स्वाभाविक रूप से एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का व्यवसाय करने के लिए बेहतर मौका माना जाएगा, लेकिन अगर HDFC बैंक स्टॉक 3 चेकलिस्ट बिंदुओं को संतुष्ट करता है और ICICI बैंक स्टॉक 4 चेकलिस्ट बिंदुओं को पूरा करता है तो मैं ICICI बैंक के स्टॉक के साथ आगे बढ़ूंगा, भले ही इसमें एक कम भरोसेमंद कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है।
दूसरी ओर यदि दोनों स्टॉक 4 चेकलिस्ट बिंदुओं को संतुष्ट करते हैं तो मैं HDFC बैंक वाले ट्रेड के साथ में आगे बढ़ूंगा। तो अब अगर हम बात करें इस अध्याय में हमने क्या खास बातें की, तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 या 2 से अधिक दिनों में बनते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 2 ट्रेडिंग दिनों में विकसित होता है। ये मंदी की ट्रेंड के निचले सिरे पर दिखाई देता है। पहले दिन को P1 और दूसरे दिन को P2 कहा जाता है। एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में P1 एक लाल कैंडल वाला दिन होता है और P2 एक नीले कैंडल वाला दिन होता है। P2 का नीला कैंडल पूरी तरह से P1 के लाल कैंडल को ढकता है। एक रिस्क लेने वाला P2 को बाजार बंद होने के ठीक पहले खरीद का सौदा करेगा। ये देखने के बाद कि P1 और P2 मिलकर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं, रिस्क से बचने वाला ट्रेडर P2 के बाद के दिन बाजार बंद होने के आसपास अपना ट्रेड करेगा। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के लिए स्टॉप लॉस P1 और P2 के बीच सबसे नीचे का लो होगा और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर छोर पर दिखाई देता है और P1 का नीला कैंडल P2 के लाल कैंडल पूरी तरह से ढक या घिरा हुआ दिखना चाहिए। एक रिस्क लेने वाला P2 को बाजार बंद होने के समय अपना स्टॉक का सौदा करेगा, लेकिन पहले से ये देखने की बात है कि P1 और P2 एक बेयर एंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं। रिस्क से बचने वाला ट्रेडर P2 के बाद के दिन ट्रेडिंग की शुरुआत करेगा, ये पुष्टि करने के बाद कि वो एक लाल कैंडल वाला दिन है। इसी तरीके से P1 और P2 का सबसे ऊंचा हाई बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के लिए टॉप लॉस बनता है, स्टॉप लॉस बनता है, टॉप लॉस। एक एंगल्फिंग पैटर्न के बाद 2G का बनना पैटर्न को और बल देता है। पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक जैसे काम करते हैं, सिवाय इसके कि P2 का लाल कैंडल P1 के नीचे कैंडल को 50 से 100% के बीच में ढक सके। तो अब हम पहुंच गए हैं अध्याय 9 में। इसमें भी हम बात करेंगे मल्टीपल कैंडल की, लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। शाम का समय है, कुछ और काम करने हैं, लाइट भी नहीं